आज हम लोग आदिकालीन लौकिक साहित्य के विषय में जानेंगे। वस्तुतः लौकिक साहित्य आदिकाल की एक मुख्य धारा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल विषय वस्तु और काव्य रूप की दृष्टि से विविधमुखी है और यह साहित्य एक सचेतन समाज की अभिव्यक्ति है। इस साहित्य में एक ओर जहाँ धर्म संप्रदायगत स्थितियों और परिस्थितियों का वर्णन मिलता है, तो दूसरी ओर श्रृंगार और वीर रसपूर्ण काव्य भी रचा गया। इसके साथ ही जनमानस की सहज अभिव्यक्ति करता हुआ लोकानुरंजनकारी साहित्य भी मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य में मुख्यतः 3 धाराएं हैं। एक धार्मिक साहित्य, दूसरा वीरगाथात्मक या रासो साहित्य और तीसरा लौकिक साहित्य। अब हम जानेंगे कि लौकिक साहित्य आखिर है क्या। तो लौकिक साहित्य से तात्पर्य एक ऐसे साहित्य से है जो लोक संवेदना से उत्पन्न होता है और जिसमें लोकमानस की अभिव्यक्ति होती है। यह साहित्य वस्तुतः लोक जीवन से उत्पन्न होकर लोक भावना और लोक संवेदना का संचयन और उसकी अभिवृद्धि करता है। इस तरह आदिकालीन लौकिक साहित्य काफ़ी समृद्ध दिखाई पड़ता है और ऐसी रचनाओं में मुख्यतः जो रचनाएं उपलब्ध हो सकी हैं उनमें राउल वेल, ढोला मारूरा दुहा, वसंत विलास, संदेश राशक, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकड़ियाँ, विद्यापति पदावली इत्यादि रचनाएं प्रमुख हैं। रचनाएं और भी हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता या तो उपलब्ध नहीं है या उन रचनाओं के विषय में ठीक ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन रचनाओं के आधार पर हम लौकिक साहित्य के स्वरूप को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं राउल वेल, क्योंकि उपलब्ध रचना में यह ग्रंथ 10वीं शताब्दी की रचना बताई जाती है और इसके कवि हैं रोड़ा। और यह जो रचना है इसकी साहित्यिक विधा जो है वह गद्य पद्य मिश्रित विधा है। तो साहित्य में गद्य पद्य मिश्रित विधा को चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य रचना की दृष्टि से इस साहित्य का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि हिंदी साहित्य में संभवतः चंपू काव्य की यह पहली रचना दिखाई पड़ती है। तो एक नई परंपरा का आरंभ हम राउल वेल से पाते हैं। और इस रचना के विषय वस्तु की बात करें तो इसमें राउल नामक नायिका का सौंदर्य चित्रित है और ख़ास करके इस नायिका के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नक्सिक वर्णन पद्धति एक ऐसी पद्धति है सौंदर्य वर्णन की जिसमें किसी के पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक के एक एक अंग के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। इसीलिए इसका नाम है नख सिख वर्णन। नख अर्थात पाँव के नाखून और शिख अर्थात सर के बाल। तो पाँव से लेकर सर तक एक एक अंग के सौंदर्य का वर्णन जब किया जाता है तो इसे नक्सिक वर्णन कहते हैं। तो इस काव्य का महत्व इन 2 दृष्टियों से है। एक तो नक्सिक वर्णन की परंपरा का प्रारंभ और दूसरा चंपू काव्य की रचना। तो यह एक महत्वपूर्ण रचना है। और इसके बाद उपलब्ध रचना में हम जानेंगे ढोला मारूरा दुहा के विषय में। इस रचना का रचना काल 11वीं शताब्दी है। यह रचना राजस्थानी भाषा में रचित है। इसके कवि हैं कुशल लाभ। यह लोक भाषा में रचित और लोकगीत शैली में लिखी गई एक प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा में ढोला नामक राजकुमार और मारवनी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। संदेश राशक एक ऐसी रचना है जिसका रचना काल 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच है।
इसके रचयिता अब्दुल रहमान हैं। इन्हें अद्दहमान के नाम से भी जाना जाता है। ये मूलतः मुल्तान के निवासी थे और इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें संस्कृत और प्राकृत प्रमुख हैं। मुल्तान के निवासी होते हुए भी इन्हें भारतीय साहित्य और संस्कृति में काफ़ी रुचि थी। संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित है और इसमें 223 छंद हैं। इस कृति के प्रथम भाग में मंगलाचरण का वर्णन है, कवि परिचय दिया गया है, कवि का आत्मनिवेदन प्रस्तुत है तथा रचना के उद्देश्य का वर्णन है। कृति के दूसरे भाग में विरहिणी का विरह निवेदन चित्रित है और तीसरे भाग में षट्ऋतु वर्णन है। तो विरह वर्णन के अंतर्गत नायिका एक पथिक से अपने विरह का वर्णन करती हुई उससे यह निवेदन करती है कि उसके प्रिय तक यह संदेश पहुंचा दिया जाए। और इस कथा में हम देखते हैं कि जैसे ही विरहिणी नायिका अपना विरह संदेश देकर पथिक को विदा करती है कि उधर से दूसरी दिशा से उसका प्रिय आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए तीसरे भाग में जो है वह मिलन का प्रसंग है, षट्ऋतु वर्णन है। षट्ऋतु वर्णन वस्तुतः एक ऐसी पद्धति है संयोग वर्णन करने की, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन करते हुए इस पृष्ठभूमि में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि संदेश रासक में जब नायिका का प्रिय आ जाता है, उसके बाद कवि षट्ऋतु के माध्यम से अर्थात प्रकृति के उद्दीपन के माध्यम से संयोग सुख का या मिलन का वर्णन करती हुई दिखाई पड़ते हैं। तो कवि जो है नायिका के माध्यम से यह भी संदेश देता है अंत में कि जैसे नायिका के सपने पूरे हुए, उसकी इच्छा पूरी हुई, उसी तरह से इस ग्रंथ को पढ़ने वाले की भी इच्छा पूरी हो जाए और उनका कार्य सिद्ध हो जाए। इस तरह से संपूर्ण कृति में हम देखते हैं कि विरह वर्णन की मार्मिकता, साथ ही नगर का वर्णन है जिसमें बाग बगीचे, पेड़ पौधे, फूल और विविध ऋतुओं का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो यह जो है एक सरस रचना है और इसकी भाषा जो है वह नागरिक अपभ्रंश है। इसमें हम देखते हैं कि दोहा छंद का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया है। काव्य रूप की दृष्टि से यह गेय रूपक काव्य है और अलंकारों का प्रयोग सहज ही है, वैविध्यपूर्ण है। इस तरह से विषय वस्तु और शिल्प शैली की दृष्टि से यह ग्रंथ एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें लोक जीवन के पक्षों का अत्यंत ही सुंदर और सरस वर्णन किया गया है। वसंत विलास एक ऐसी रचना है जो 13वीं शताब्दी की बताई जाती है और इसके रचयिता का नाम अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। इस कृति में 84 दोहे हैं और विषय वस्तु के दृष्टि से यह प्रेम काव्य है और इसमें प्रकृति का भी सुंदर वर्णन किया गया है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, वसंत विलास, अर्थात इसमें वसंत ऋतु का विलासपूर्ण वर्णन किया गया है। और वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए, सरस वर्णन करते हुए नायिका पर इस ऋतु का जो मादक प्रभाव पड़ता है उसका भी वर्णन किया गया है। तो यह एक मनोरंजनकारी ग्रंथ है और वसंत ऋतु और वसंत ऋतु के परिप्रेक्ष्य में नायिका के भीतर उठने वाले मादक अनुभूतियों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो इसमें प्रेम और प्रकृति, इन 2 विषयों को इस ग्रंथ में शामिल किया गया है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत और एक महत्वपूर्ण कवि का योगदान है, इनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकड़ियाँ और 2 सखुने,
लोक साहित्य की अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और यह रचनाएं जो हैं, ऐसी रचनाएं अमीर खुसरो ने मूलतः 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखी। अमीर खुसरो का असली नाम अब्दुल हसन था, लेकिन अब्दुल हसन नाम होते हुए भी साहित्य रचना में इनका नाम अमीर खुसरो लिखा गया है। ये मूलतः अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं और इनमें हास्य और विनोद की सृष्टि की गई है। तो अपनी रचनाओं के माध्यम से अमीर खुसरो जनता का मनोरंजन करते हुए दिखाई पड़ते हैं और उनकी रचनाओं में वस्तुतः जनता का मनोरंजन करने की प्रवृत्ति ही प्रधान है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे अमीर खुसरो की रचना की विशेषता क्या है। जैसे एक पहेली से एक उदाहरण लेते हैं। उनकी एक पहेली इस तरह से है: एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अब जो ये पहेली है, इसका उत्तर है आकाश। तो ये आकाश के लिए मोती से भरे हुए थाल की उपमा उन्होंने दी है। तो कितनी सुंदर उपमा है। और इसी तरह से दो सखुने का एक उदाहरण देखें। एक उदाहरण में वे कहते हैं, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। इसका सही उत्तर है फेरा न था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमीर खुसरो की रचनाओं में उत्सुकता की प्रवृत्ति प्रधान है। सुनने वाला सहज ही बंधा रहता है ऐसी कविताओं से। इसी तरह से मुकरियाँ का एक उदाहरण देखें। अमीर खुसरो कहते हैं, मेरा मुँह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिक्कन ना को दीसा, ए सखी साजन ना सखी सीसा। अब ये जो मुकरियाँ हैं, इस मुकरियाँ में हम देखते हैं कि इसका उत्तर जो है इसी में छिपा हुआ है। तो ये मुकरियाँ का अर्थ ही है कि एक प्रश्न होगा और उसमें जवाब जो है निषेध में दिया जाएगा। तो इसका उत्तर है सीसा। सीसा इसके अंदर ही है, इन पंक्तियों के अंदर ही है, लेकिन इसमें एक उद्देश्य है। जो उद्देश्य है वह सामने आ जाता है, जो उत्तर है वो उसके अंदर ही छिपा हुआ है। आगे की रचनाओं में हम विद्यापति की पदावली को देखेंगे। विद्यापति पदावली के कवि हैं विद्यापति। विद्यापति वस्तुतः तिरहुत के कवि हैं और इन्होंने इस रचना में मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। और इस रचना के विषय वस्तु वैविध्यपूर्ण है। मुख्य रूप से यहाँ नायक नायिका के प्रेम सौंदर्य का वर्णन किया है। नायिका के रूप में कवि ने राधा को चुना है और नायक के रूप में कृष्ण को चुना है। तो इस तरह से राधा कृष्ण के माध्यम से नायक नायिका के प्रेम और सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। मुख्य रूप से संयोग वर्णन की प्रधानता है और सौंदर्य वर्णन की प्रधानता है। इस ग्रंथ में हम देखते हैं कि नायक और नायिका दोनों के ही सौंदर्य वर्णन के लिए कवि ने नखशिख पद्धति का प्रयोग किया है, अर्थात पाँव से लेकर सर तक एक एक अंग का सौंदर्यपूर्ण और सरस वर्णन विभिन्न अलंकारों के माध्यम से किया गया है। इसके बाद संयोग वर्णन के और भी कई प्रसंग हैं, जैसे अभिसार का प्रसंग, दूती प्रसंग, मिलन प्रसंग इत्यादि का सुंदर वर्णन है। और इन वर्णन के माध्यम से हम देखते हैं कि प्रेम की तन्मयता का कवि ने सरस उदाहरण दिया है। तो मूलतः इसमें संयोग सुख का वर्णन है, लेकिन इसके साथ ही साथ विरह वर्णन भी है। और विरह वर्णन में विरह की तल्लीनता का और गंभीरता का अच्छा वर्णन किया गया है। विद्यापति पदावली का विषय प्रेम और सौंदर्य के अतिरिक्त समाज के अन्य
विषयों को भी लिया गया है, जिसमें प्रकृति चित्रण का भी इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं जिसमें प्रकृति वर्णन का सुंदर उदाहरण है, और ऋतुराज बसंत का सौंदर्य प्रकृति में छाया हुआ है, जिसका वर्णन कवि ने इस पद में किया है। उन्हीं की पंक्तियां हैं। आयल ऋतुपति राज वसंत, धावल अलिकुल माधवी पंथ, दिनकर किरण भेल पौगंड, केसर कुसुम धयल हेमदंड। अब इसमें वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वसंत का आगमन जब प्रकृति में होता है उस समय फूल खिल जाते हैं और फूलों पर जो है भौरे सहज ही मंडराने लगते हैं, तो पूरा वन जो है अत्यंत सुंदर हो जाता है, बाग बगीचे का सौंदर्य देखते ही बनता है। तो इस पद में उन्होंने वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। और विद्यापति को वस्तुतः वसंत ऋतु अत्यंत प्रिय था, और प्रेम का ऋतु भी वसंत को माना जाता है। यही वजह हो कि विद्यापति ने इस ऋतु का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। लेकिन प्रकृति वर्णन के अलावा समाज के जो अन्य पक्ष हैं उसका भी वर्णन उनकी कविता में मिलता है। जैसे कि एक पद मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसकी पंक्तियाँ हैं। बाट रे बटोहिया कि तू मोरा भाई, हमरो समाद नैहर ने जाई, कही हुन बाबा के किनय धेनु गाई, दूधवा पियाई के पोस्ता जमाई, नहीं मोरा टाका अच्छी नहीं धेनु गाई, कौन विधि पोसब बालक जमाई। तो अब ये जो पंक्तियां हैं इसमें अनमेल विवाह का प्रसंग है। नायिका जिसकी नई नई शादी हुई है वह अपने पति के साथ बाजार घूमने जाती है, तो अनमेल जोड़े को देखकर जो है तंज कसते हैं लोग। तो नायिका व्यथित होकर एक पथिक को अपने माई के संदेश भेजती है कि पिताजी से कहना कि अपने जमाई को जो है पोसेंगे, अर्थात एक गाय खरीद के दें और जिसका दूध पीकर जो है जमाई थोड़े बड़े दिखेंगे, इस तरह से। तो लेकिन जब पथिक वहाँ पहुँचता है और मायके से संदेश आता है कि वहाँ तो पहले से ही अभावग्रस्तता है, क्योंकि वहाँ न रुपया पैसा है और न ही गाय है, तो मैं क्या भेजूँ। तो ये जो पूरा का प्रसंग है ये मिथिलांचल का जो अभावग्रस्त जीवन है उसको सामने लाता है, जो अभावग्रस्त समाज है उसको सामने लाता है। एक अनमेल विवाह की परंपरा और दूसरी ओर गरीबी, अभावग्रस्तता, आर्थिक विपन्नता। तो ये समाज का यह भी एक पक्ष है जिसे विद्यापति इस तरह से सामने लाते हैं इन कविताओं के माध्यम से। और समाज के अन्य पक्ष जैसे भक्ति निवेदन जो है वह भी समाज का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है जिसे विद्यापति ने उभारा है। और मुख्य रूप से उनकी पदावली में जो नचारी का प्रसंग है, नचारी में शिव पार्वती के प्रति भक्ति भावना का उद्घाटन हुआ है। जैसे जो है भक्तजन शिव की आराधना करते हैं और आराधना करते हुए अपने जीवन के दुखों का हरण करने के लिए कहते हैं। और ये दुख कई प्रकार के हैं। ये दुख मूल रूप से जिनमें जो है आर्थिक पक्ष प्रधान है। आर्थिक दृष्टि से जो विपन्नता है समाज की उसे दूर करने के लिए जो है भक्त कहता है। इसके साथ ही साथ हम मिथिलांचल के गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण देखते हैं शिव और पार्वती के माध्यम से। और हम यह भी देखते हैं कि विद्यापति पदावली में शिव पार्वती के गृहस्थ जीवन का जहाँ चित्रण हुआ है वहाँ वस्तुतः सामान्य नागरिक या सामान्य जन के गृहस्थ जीवन का या गृहस्थी का चित्रण हम देखते हैं, जिनमें पार्वती का जो है शिव से रूठ जाना, घर में कुछ नहीं है, खाना क्या बनेगा, इसका प्रसंग है।
तो अभावग्रस्त जीवन का प्रसंग है और पति पत्नी की नोक झोंक, इन सब का चित्रण शिव पार्वती के माध्यम से विद्यापति ने किया है। तो इस तरह से उनकी कविता जो है एक जीवन का एक सहज पक्ष भी प्रस्तुत करती है। विद्यापति को प्रेम सौंदर्य वर्णन का कवि कहते हैं, लेकिन समाज के इन पक्षों का चित्रण करने के कारण यह भी स्पष्ट होता है कि विद्यापति सिर्फ प्रेम सौंदर्य के कवि नहीं हैं। विद्यापति की कविता में समाज भी उपस्थित है, समाज की अभावग्रस्तता और फिर समाज में जो गृहस्थ जीवन का स्वरूप होता है उसका चित्रण भी उन्होंने किया है। तो इस तरह से उनका चित्रण भी वैविध्यपूर्ण है। तो इन ग्रंथों के माध्यम से हम यह देखते हैं कि लौकिक साहित्य की विषय वस्तु वैविध्यपूर्ण है, जिनमें मुख्य रूप से प्रेम, श्रृंगार, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक कृत्य और आम जन की भावना का अच्छा चित्रण हुआ है। और यह जो चित्रण है इसका उद्देश्य किसी राजा को प्रसन्न करना नहीं है या किसी धर्म संप्रदाय का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि यह सब आम जनता के लिए है। आम जन जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसको चित्रित करना और उसको उसका जनता का मनोरंजन करना और लोक भाषा को प्रमुखता देना, यही लौकिक साहित्य का मुख्य उद्देश्य दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए लौकिक साहित्य का महत्व अन्य किसी साहित्य से कहीं बढ़कर है, क्योंकि यह साहित्य सीधे सीधे जनता से जुड़ जाता है। आम जन से, सामान्य जीवन से यह साहित्य जुड़ता है, उन्हीं के जीवन की अभिव्यक्ति करता हुआ, उनकी भावनाओं को सहेजता हुआ, उनकी भावनाओं को अभिवृद्ध भी करता है यह साहित्य। इस तरह से लौकिक साहित्य जो है वह एक आदिकालीन साहित्य की एक प्रमुख धारा है। और लौकिक साहित्य में मुख्य रूप से स्थानीय बोलियों का प्रयोग हुआ है। स्थानीय भाषा और स्थानीय बोलियों का प्रयोग लौकिक साहित्य की विशेषता है, क्योंकि यह जनता का साहित्य है। इसीलिए जन भाषा में जन की भावना को अभिव्यक्ति करना इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य था। और काव्य रूप की दृष्टि से देखते हैं तो लौकिक साहित्य में गद्य में भी लिखा गया, पद्य में भी लिखा गया और गद्य पद्य मिश्रित भाषा में भी, गद्य पद्य मिश्रित विधा में भी यह लिखा गया। इस साहित्य का उद्देश्य मूल रूप से जनता का मनोरंजन करना है और जन भावना की अभिव्यक्ति करना है। प्राचीन समाज का जीवन, भाषा और संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से लौकिक साहित्य एक महत्वपूर्ण और उपयोगी स्रोत है। आदिकालीन लौकिक साहित्य को अगर विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो मुख्य रूप से इसमें प्रेम चित्रण की प्रधानता दिखाई पड़ती है। प्रेम और प्रकृति ये दो विषय ऐसे हैं जिनसे साधारण जन सहज ही जुड़ जाते हैं। तो जब हम आदिकालीन लौकिक साहित्य को देखते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ प्रेम वर्णन, प्रकृति वर्णन और सौंदर्य वर्णन यही दिखाई पड़ता है। चूँकि इन कवियों का उद्देश्य धर्म संप्रदायगत स्थितियाँ और परिस्थितियाँ चित्रित करना नहीं था और न ही श्रृंगार या वीर रस की उक्तियाँ चित्रित करके राजाओं को प्रसन्न करना था, इन्होंने जो रास्ता चुना है वह जनता की भावनाओं को सहज अभिव्यक्ति देने का रास्ता चुना है। इसलिए इस साहित्य में हम देखते हैं कि जनमानस की सहज अभिव्यक्ति करता हुआ यह साहित्य मुख्य रूप से लोकरंजनकारी है। और कई जैसे रचनाएं जैसे कि राउल बेल, वसंत विलास, संदेश रासक, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकड़ियाँ, दो सखुने, विद्यापति, पदावली,
इन सभी रचनाओं को हम देखते हैं तो पाते हैं कि इनमें या तो प्रेम वर्णन है, या प्रकृति वर्णन है, या फिर सौंदर्य वर्णन है, यह सब है। इसके अलावा जो समाज की जो परंपराएं होती हैं या सामाजिक कृत्य होते हैं उसका भी वर्णन किया गया है। लेकिन कई रचनाओं का विषय जो है वह प्रेम है, प्रकृति है। और विद्यापति जैसे कवि के यहाँ समाज के अन्य पक्षों का चित्रण भी है, जिनमें अनमेल विवाह है, जिनमें अभावग्रस्त गृहस्थी का वर्णन है, और जिनमें सौंदर्य वर्णन तो है ही, प्रकृति वर्णन तो है ही, प्रेम वर्णन तो है ही, विरह की मार्मिकता तो है ही। इन सभी विषयों की दृष्टि से हम देखते हैं तो लौकिक साहित्य कहीं अधिक समृद्ध नजर आता है। आदिकाल की जो ये 3 धाराएं हैं, रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, अगर तीनों का तुलनामूलक अध्ययन करते हैं तो लौकिक साहित्य कहीं अधिक समृद्ध नजर आता है, क्योंकि धार्मिक साहित्य में केवल धर्म की बात है, दर्शन है वहाँ। वीर गाथा में राजाओं की प्रशंसा है, वहाँ सौंदर्य वर्णन है, वीर रस है, जो है युद्ध वर्णन है। लेकिन लौकिक साहित्य के विषय वैविध्यपूर्ण हैं। इसमें कई विषयों को, समाज के विविध पक्षों को इसमें समेटने का प्रयास मिलता है, क्योंकि यह साहित्य सीधे जनता की भावना की अभिव्यक्ति करता है। इन कवियों को राजाओं की प्रसन्नता की चिंता नहीं थी। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य था जनता से जुड़ना, जनता के भावों की अभिव्यक्ति करना। इसीलिए इन्होंने ऐसे विषयों को चुना है, इन रचनाकारों ने ऐसे विषयों को चुना है जो विषय जनता से सीधे संबंध रखते हैं, और उन्हीं की भाषा में उनकी बात, उनकी भावनाओं को कहने का प्रयास लौकिक साहित्य में किया गया है। तो इसलिए जिस अंचल का कवि है या साहित्यकार है, वह अपने अंचल की या स्थानीय बोलियों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि ढोला मारूरा दोहा राजस्थान की रचना है, तो वहाँ राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे कि विद्यापति पदावली मिथिलांचल की रचना है, तो वहाँ मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी तरह अन्य कवियों ने भी स्थानीय भाषा और स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया है। तो यह लौकिक साहित्य अपने आप में एक अनूठा साहित्य है, और शैली की दृष्टि से भी हम देखते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल कविता में ही रचना हुई है, ऐसा नहीं है कि केवल जो है गद्य में ही रचना हुई है। इसमें जो है गद्य पद्य मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया, विधा का प्रयोग किया गया है। तो इस दृष्टि से भी यह साहित्य अनूठा साहित्य है और कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अगर प्राचीन समाज के जीवन को समझना हो, अगर प्राचीन समाज में प्रचलित भाषा को समझना हो, अगर प्राचीन समाज में प्रचलित संस्कृति को समझना हो, तो लौकिक साहित्य को हमें देखना ही होगा, क्योंकि कोई भी साहित्य अपने समय की अभिव्यक्ति होता है, और किसी भी साहित्य में, किसी युग के साहित्य में उस युग का चित्रण होता है, और उसमें उस युग की स्थितियों और परिस्थितियों का चित्रण भी होता है। इसलिए साहित्य को समाज का आईना भी कहते हैं। लेकिन साहित्य समाज का केवल आईना ही नहीं है, साहित्य समाज का एक तरह से इतिहास भी होता है, इस अर्थ में कि कहीं न कहीं अपने युग को भी प्रतिबिंबित करते हुए वह चलता है। तो आदिकालीन लौकिक साहित्य को हम देखें तो उस साहित्य में उस युग की स्थितियों और परिस्थितियों का चित्रण मिलता है, खास करके सामान्य जनता की मानसिक अभिव्यक्ति, उसकी सामाजिक स्थितियों और परिस्थितियों का
चित्रण अगर उसकी जानकारी लेनी हो तो लौकिक साहित्य को हमें देखना ही होगा। तो इस दृष्टि से प्राचीन समाज का जीवन, प्राचीन समाज की भाषा और प्राचीन समाज की संस्कृति को जानने की दृष्टि से, अध्ययन करने की दृष्टि से लौकिक साहित्य अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद।